हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर ज्योग्राफी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि आपकी पहली क्लास है और कह सकते हैं कि यहाँ पर दमदार क्लास आपकी होने वाली है। इसके पहले आपकी हिस्ट्री क्लास हुई थी, तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री क्लास नहीं देखा है तो आप लोग हिस्ट्री क्लास देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है मात्र उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है। यहां पर जवाब देना है कि भारत शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब बनेगा यहां पर आपका बी नंबर आपके पुराण में मिलता है। किसमें, तो आपके भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, याद रखिए, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जन मतलब क्या, जन मतलब भारत के नाम पर किया गया था। जो भरत नाम थे, भरत के नाम पर किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, पुराणों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यह बताइएगा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहां पर टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए टू की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यूनानी भाषा से। किससे, आपकी यूनानी भाषा से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यूनानी मतलब जिसे बोलते हैं ग्रीक, क्या बोलते हैं इसे, ग्रीक भाषा बोलते हैं, ग्रीक भाषा से नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भारत के जो इंडियाई क्षेत्र है जिसका तात्पर्य जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया क्षेत्र है तो उस लोग सिंधु नहीं बोलते थे, हिंद बोलते थे। तो यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। यहां पर आंसर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो कि सभी का जवाब आ रहा है सी नंबर। यहां पर 7वां स्थान है, कौन सा है, 7वां स्थान है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है। अर्थात जो भारतीय जो कर्क रेखा है वो भारतीय मानक समय रेखा के कितने समान राज्यों से होकर गुजरती है। 4 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन देना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर बताना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो 5 राज्यों से, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर होगा। कह रहा है भारतीय कर्क रेखा, कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा के कितने समान राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर जो भारत मानक समय रेखा है, एक मिनट रुकिए, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो गया कि अभी इसमें से आपसे दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा, तो देखो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वो आपके 5 राज्यों से गुजरती है ना, 5 राज्यों से गुजरती है। और इनमें से देखा जाए जो आपका दिया गया है आपके कर्क रेखा वो आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से गुजरती है। तो कितने समान राज्यों से निकलती है, देखिए माफ करिए यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है, तरीका बदल दिया है, तरीके को सोचिए थोड़ा सा, इसमें एक गलती हो जाएगी। कह रहा है आपसे कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है, कितने समान राज्यों से। तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य इनमें से कौन है, इन 5 राज्यों में आपने पढ़ा होगा यूपी, है ना, यूपी, इसके बाद एमपी पढ़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश होता है ना। यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्क रेखा जो गुजरती है तो ये कहां से गुजरती है, तो आपके मित्र पर गमछा झा के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब ये हुआ कि 2 समान ऐसे जो आपके हैं वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश और यहां पर जो आपका दिया गया है कौन सा, आप दूसरा आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये एक आपके ऐसे राज्य हैं जहां से कॉमन निकलती है, क्या निकलती है, कॉमन निकलती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नोट करिएगा यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर। याद रखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया था भयंकर तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, 2 समान राज्यों से गुजरती हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनमें से ये निकलती है कर्क रेखा, लेकिन ये भारतीय मानक सीमा 5 राज्यों से गुजरती है। कहां से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। कॉमन कौन से मिले, कॉमन मिल गए आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब आपका आंसर इसमें से बनेगा सी नंबर, जिसका आंसर आया है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। झोल हो गया था इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए दिमाग को थोड़ा दही कर दिया इसने, अब आपको मजा आएगा अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु इनमें से कौन सा है। बताइएगा कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु इनमें से कौन हो जाएगा 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, 5 की अगर बात करते हैं यहां पर आंसर सुदूर पूर्वी बिंदु पूछा गया है तो आपका जवाब क्या बन जाएगा,
चलिए मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका बनेगा बी नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है तो आपका किबुथु, हमने बताया था कि एक बिंदु पड़ता है किबुथु, क्या बनता है किबुथु, क्या बोलते हैं किबुथु बोल देते हैं किबुथु, ये आपका है कह सकते हैं जो गुजरता है यहां पर। अगर पूछे भारत का उत्तरी बिंदु, चलिए अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। उत्तरी बिंदु का जवाब दे दीजिए तो हम समझेंगे कि आप लोग बहुत समझदार हैं। ये बताइए उत्तरी बिंदु है क्या, ये बताइए कि उत्तरी बिंदु जो आपका है वो है कौन सा है। तो देखो उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल होता है, क्या होता है इंदिरा कॉल। देखिए कॉल आपका बनेगा, पॉइंट नहीं बनेगा, फिर भी काफी लोग गलती कर रहे हैं। देखो हमने बताया था कि यहां पर क्या है, यहां पर दिया गया इंदिरा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये आपका है इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो दिया था किबिथु था, और ये जो आपका है गौर माता है, लेकिन यहां पर अंडमान निकोबार में है वो आपका कौन सा है पॉइंट है, क्या क्या है POINT, ये इंदिरा पॉइंट है। जब पूछे कॉल तो कॉल होता है ऊपर, मतलब जब आपको मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं ऊपर भगते हैं, कहां छत की तरफ भगते हैं। तो ऐसे जब कॉल आती है तो आप लोग ऊपर भगते हैं, इसका मतलब ऊपर। तो आपका इंदिरा कॉल कहां हुआ है, ये आपका पूर्वी इंद है। पॉइंट जो आपका है वो कहां पर है, आपके दक्षिण में है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि ये जो इंदिरा कॉल है ये किस राज्य में है, इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग बताइए कि जो इंदिरा कॉल है ये किस राज्य में पड़ता है, ये जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आप बताना है कि इंदिरा कॉल कौन से राज्य में पड़ता है, यह कहां पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश में कहां पड़ता है। तो ये बताना है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगभग जवाब दे रहे हैं यहां पर जम्मू कश्मीर। लेकिन 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 याद रखिए वर्तमान में अब लद्दाख हो चुका है। याद रखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है वर्तमान में लद्दाख में पहुंच गया है, लद्दाख के अंतर्गत आता है, लद्दाख में। याद रखिए, नोट करिए, ये अपडेट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में इंदिरा पॉइंट है, ये पॉइंट अब लद्दाख क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर आपका लद्दाख बताइएगा, ना ही आपको बताना है जम्मू कश्मीर। ये अपडेट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से पॉइंट हो गया ना, तो आपको पता हो गया कि यहां पर पूरब में कौन सा आपका है तो किबुथु है, और पूछे कि आपके पश्चिम में कौन है तो गुजरात में गौर माता हो गया। ऊपर पूछे तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल जो कि आपके कहां पर है लद्दाख में है, और दक्षिण में पूछे तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट जो कि आपके ग्रेट निकोबार में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का कुल देशांतरी विस्तार जो है ये कितना है आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है, कुल देशांतरी विस्तार। भारत को बनाइए जल्दी से, यहां पर मैप से पढ़ते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा भाई थोड़ा बहुत। ये ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी हम मैप से ही थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हम आपको यहां पर ऐसा नहीं प्रतीत होने देंगे कि डिजिटल बोर्ड की कमी है, ठीक है। देखो यहां पर एक रेखा जाती है, ये देशांतर रेखा, और एक देशांतर रेखा ये आपकी जा रही है। अब यहां पर जो समय होता है ये कौन सा होता है, 68:07 कितना, 68:07 होता है। ये जो आपका ये वाला एरिया होता है गुजरात से जाता है, और ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश से जाता है वो होता है 97:25। कौन होता है, 97:25 होता है। इसके बीच का जो आपका दूरी है वो लगभग कितनी होती है, तो लगभग जो आपकी निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, तो 29 और 8, 29 और 8 मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर कि 29:18 पूर्वी देशांतर। ये है भारत का कुल जो आपका देशांतरी विस्तार। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। यहां पर जवाब दीजिए कि भारत की जो संपूर्ण तटीय सीमा है वो आपकी कितनी है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, जितने लोग हैं मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ज्योग्राफी मतलब एक ही क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग पढ़े होंगे और कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए यहां पर बताइए भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी आपकी है। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका ए नंबर या बी नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर या बी नंबर। तो काफी लोग यहां पर बी दे रहे हैं और काफी लोग सी भी दे रहे हैं, काफी लोग ए भी दे रहे हैं। यहां पर लगा दिया है संपूर्ण, और संपूर्ण का मतलब यह हो जाएगा कि यहां पर आंसर जो आपका बनेगा संपूर्ण में क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अब ये संपूर्ण तटीय होता क्या है समझिएगा कि ये है आपका प्यारा सा आपका भारत है। अब ये जो आपका तट है, ये जो आपका तट है ये वाला है, ये है आपका 6100 है। कितना है आपका 6100 है, ठीक है 6100 किलोमीटर हो गया। ये पूछे कि तटीय सीमा कितनी है भारत की, तो आपको बताना है 6100। लेकिन जब पूछे संपूर्ण तटीय सीमा तो भाई आपको पता है कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जल में निवास करते हैं, अर्थात यहां पर अंडमान निकोबार आपका बसा हुआ है, यहां पर आपका है लक्षद्वीप बसा हुआ है। तो यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं, और उन छोटे छोटे द्वीप के भी आसपास क्या होंगे, तट होंगे। क्या होंगे, वो आपके तट होंगे। तो इसका मतलब है कि जब कुल टोटल कर देंगे तब निकलता है 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार से कुल टोटल हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो आपको आंसर बताना है यहाँ पर क्या 7516.6 किलोमीटर आपको बताना है। क्लियर हो गया ना पूरा पॉइंट।
चलिए क्लियर हुआ। यहां पर जब संपूर्ण पूछे तो इसका मतलब ये तो आपका है ये 9 राज्य, यहां पर जो आपके तटीय सीमा में है आपके 9 राज्य हैं, कौन सा ये वाला जो कॉर्नर में है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इनको जब दोनों को ऐड कर लेंगे दोनों को तो 75 से 16 हो जाती है, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या बन गया, ए नंबर आपका हो गया। अच्छा यहां पर दिया 15,200 किलोमीटर, ये क्या है 15,200 ये किलोमीटर है, ये क्या है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। अगर पूछे भारत के पृष्ठभूमि का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पृष्ठभूमि, याद रखिए पृष्ठभूमि का अगर पूछ ले कि पृष्ठभूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखिए भारत की पृष्ठभूमि मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लोग ये बनाते थे ये वाला, तो इसका जो ऊपरी वाला एरिया बचता है यहां पर जो आपके 7 आपके क्या है आपके देशों से जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान से जुड़ा है, मतलब कह सकते हैं बचपन का सपना MBA है ना, हमने बताया था बचपन का सपना MBA, मतलब आपके बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से जो जुड़ा है, ये पूरा एरिया जो आपका है पृष्ठभूमि के हिसाब से वो आपका 15,200 किलोमीटर आपका होता है। समझ में आ गया होगा। जब पृष्ठभूमि बताना है तो आपको ये बता देना है, जब तटीय सीमा पूछे तो 6100 बताना है, जब संपूर्ण पूछे तो आपको 75 16.6 बताना है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। चलिए यहां पर बताना है कि आपका जवाब क्या होगा, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, यहां पर आंसर आपको देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, महाभारत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब आप लोग पीर पंजाल लगाएंगे तो आप ही बताइएगा कि मध्य हिमालय है कौन सा, यहां तो आपका है नहीं है भाई। हिमालय को भी हम लोग यहां पर कुछ इस प्रकार से, ये हिमालय इधर हो गया, इधर हो गया, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं हिमालय के इस वाले एरिया के हिसाब से, ठीक है, 4 प्रकाश में है। तो कह रहे मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से, तो आपके महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए देखो एक पॉइंट आपका ये होता है कि ये नेपाल में तो पूछा गया है महाभारत है, जम्मू कश्मीर में, तो भाई जम्मू कश्मीर में जो जाना जाता है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाना जाता है आपके पीर पंजाल में, हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है धौलाधार के रूप में, उत्तराखंड में जाना जाता है नाग टिब्बा के रूप में। उत्तराखंड में अगर यही चीज पूछा जाए कि जो मध्य हिमालय है ये किस नाम से, तो नाग टिब्बा के नाम से, नाग टिब्बा के नाम से जानता है, नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में जानते हैं महाभारत के नाम से। तो चारों पॉइंट क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था हाल ही में, बताइएगा कि म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। यहां पर आंसर 9 का जवाब देना है। चलिए बिल्कुल बेसिक आपका है, समझिए बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको है पूरी तरीके से। रिवीजन के तौर पर हम आपको बताएंगे तो उड़ाते हुए चलेंगे। ज्योग्राफी हम पहली बार बड़े प्यार से बताते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं फाइनल रिवीजन तो बिल्कुल उड़ाते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर म्यांमार के साथ जो आपके राज्य हैं, अर्थात म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 9 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर 4 है। कितने हैं, 4 है। कौन कौन है, तो एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया आपका मणिपुर हो गया, एक हो गया मिजोरम हो गया, क्या हो गया आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, और एक है आपका नागालैंड। क्या है आपका, नागालैंड है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपके 4 हैं जो आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत कौन कौन से कटिबंध में आपका है, भारत कौन कौन से कटिबंध में बसा हुआ है, बताइए। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई यहां पर आपका है जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है कि उष्ण कटिबंध में और आपके शीतोष्ण कटिबंध में। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। तो देखो यहां पर क्या है कि आपको थोड़ा सा कह सकते हैं, ये मान लीजिए क्या है आपका वर्ल्ड का मैप है, बी से जाती है क्या आपकी यहाँ पर भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ से जाती है कर्क रेखा जाती है जो कि आपके 23.5 वाली है, और इसी के बीच में बसा है आपका भारत। क्या बसा है, भारत बसा है। अब यहाँ से एक 23.5 लीजिए तो ये हो गया क्या, ये वाला जो एरिया कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, ये बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोलता है, उष्ण कटिबंध। ये वर्ल्ड वाले मैप में देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंध होता है। अब यहाँ पर 23.5 से लेके जो 66.5 का होता है इसे बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। तो देखो यहाँ पर जो आपका भारत आ रहा है, इसको देखिए जो आपका भारत आ रहा है, कौन आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे। तो आप ही बताइए आधा एरिया कहां आ रहा है, आपके उष्ण में आ रहा है, आधा एरिया कहां पर आ रहा है, तो आपके शीतोष्ण में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई, यहां पर आधा जो आपका आ रहा है वो आपका शीतोष्ण में आ रहा है, ये वाला एरिया शीतोष्ण हो गया। मतलब 2 चीजें आपका हो गया, यहां पर आपका उष्ण में और शीतोष्ण में हो गया। समझ में आ गया ना, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है। कह रहा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आपका नहीं है, कौन इनमें
इनमें से तो बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में, तो 11 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई? तो देखिए यहां पर जो आपका दिया है कृष्णा नदी, गोदावरी और आपकी कावेरी, लेकिन जो गंगा नदी है, क्या गंगा नदी प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है क्या? ये तो आपकी नहीं संबंधित है ना? तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका? यहां पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, गंगा नदी है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आपके दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो याद रखिए दक्षिण गंगा। अगर पूछे दक्षिण गंगा तो आपको जवाब देना है यहां पर क्या होता है, गोदावरी। दक्षिण गंगा पूछे, देखो हम दक्षिण गंगा लिखा है, दक्षिण गंगा पूछे तो आपको बताना है गोदावरी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछे दक्षिण की गंगा, क्या यही शब्द अगर पूछे आपसे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, की गंगा, तो आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है कावेरी। अब याद करने का तरीका क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां पर लिखा है का, लिखा है क्या, लिखा है यहां पर आपका, यहां पर लिखा है का, लिखा है आपकी का में कावेरी, और यहां पर लिखा है आपका की। यहां पर गोदावरी में तो की लिखा नहीं है, तो ऐसे याद रखिएगा का आपके यहां पर है तो का यहां पर भी है, तो दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा तो आपकी गोदावरी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी जिसका नाम है सतुद्री के नाम से जाना जाता है 12 नंबर में। तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? सतुद्री। यहां पर 12 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी नंबर। ये सतलज नदी को जाना जाता है, क्या सतलज नदी के नाम से जाना जाता था, सतलज नदी को ही जानते हैं। इसका आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अब क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे झेलम नदी का पुराना नाम, तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या होता है? झेलम नदी का पुराना नाम मतलब वितस्ता का युद्ध। आपने पढ़ा होगा वितस्ता, क्या पढ़ा आपने? तो आपने पढ़ा होगा वितस्ता का युद्ध हुआ था झेलम नदी में, है ना? तो एक तो आपका झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता हो गया, ठीक है। यहां पर अगर पूछे रावी नदी का पुराना नाम क्या था, अगर पूछे रावी नदी का पुराना नाम तो क्या बताओगे? पारूषणी नदी। क्या पारूषणी नदी? पारूषणी नदी जो आपका है ये नाम था किसका? तो आपकी रावी नदी का था, ठीक है। अगर ब्यास पूछे ब्यास, तो ब्यास नदी का पूरा नाम था विपाशा नदी। क्या विपाशा नदी? याद रखिए विपाशा बसु को जानते होंगे, विपाशा बसु का नाम था, मतलब विपाशा जो बसु, जो विपाशा आपका है या विपाशा नदी जो आपका है ये ब्यास नदी का आपका है, ठीक है। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बची, उसको भी देख लीजिए, जो चिनाव है, जो चिनाव नदी है, चिनाव नदी, तो चिनाव नदी किस नाम से जानते थे? तो अस्कनी के नाम से। किस नाम से? तो अस्कनी के नाम से जानते थे, अस्कनी के नाम से जानते थे चिनाव नदी को। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अच्छा ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी पढ़ लें तो ज़्यादा सही है और ये सब चीज़, है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि हम आपको अगर इस प्रकार से समझाते हुए चल रहे हैं कि जितना भी पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से कंप्लीट होता चल रहा है? हमारे हिसाब से पहली बार जब पढ़ा जाता है ऐसे ही पढ़ा जाता है, और जब दोबारा रिविजन कराते हैं आपको कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है तो आपको पता है भयंकर चलते हैं। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर दिया सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, ये पूछा गया। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? 13 का जवाब देना है, जवाब देना है। एक्चुअली ऐसा है ना कि हमने अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाया है, पॉलिटी पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाया है, ठीक है ना? ये हमारे फेवरेट सब्जेक्ट रहते हैं, तो थोड़ा बताने में बड़ा अच्छा लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो 13 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कौन सा? यहां पर ये हो जाएगा आपके दमचौक जगह पड़ती है। क्या दमचौक जगह पड़ती है? दमचौक से आपकी प्रवेश करती है। मुख्य स्रोत की अगर बात करते हैं तो सिंधु नदी निकलती कहां है? तो आपने पढ़ा है कि जो तिब्बत एरिया है, तिब्बत जो कि चाइना के अधिकार में है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील, एक है मानसरोवर झील के निकट, वहीं पर उत्तरी ढाल है, वहां से निकलती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां पूछ लेता है कि जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? तो सहायक नदियां आपकी गिलगिट, क्या है? गिलगिट, जास्कर, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ये इसी की आपकी कह सकते हैं क्या है? आपकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? 14 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए श्रीनगर का जो शहर है कौन सी नदी पर स्थित है? यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपकी झेलम बनेगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम पर ही श्रीनगर आपका स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन बनाती है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी आपकी है? तो आपकी झेलम नदी है, जो कह सकते हैं क्या करती है, इनकी सीमा बनाती है, ठीक है। क्लियर हो गया है। चलिए
यहां पर एक क्वेश्चन होता है किशन गंगा, एक क्वेश्चन पूछता है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा जो आपकी सहायक नदी झेलम की ही सहायक नदी है, याद रखिए। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, यहां पर जवाब देना है आपका 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। किसका? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है झेलम नदी, ठीक है। अच्छा झेलम नदी कहां से निकलती है, जो झेलम नदी है ये निकलती कहां से है, तो जम्मू कश्मीर में एक झील है शेषनाग झील, कौन सी है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और झेलम नदी कश्मीर घाटी का ही निर्माण करती है, याद रखिएगा। झेलम को प्राचीन काल में भितस्ता कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी है, गजब क्वेश्चन आ गया है। तो बताइएगा कि यहां पर दिया है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी है, 16 नंबर में। चलिए याद रखिए जब हम रिवीजन कराते हैं तो बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, सीधा सीधा आंसर बनाते हैं, इसीलिए पहले से जो लोग यहाँ पर आज वीडियो देख रहे हैं तो जितनी हम क्लासें दें तो पूरी क्लासें आप लोग देख लीजिएगा, कम समय में ज्यादा रिवीजन भी होगा, अच्छे से ज्ञान भी होगा, है ना, ताकि जब रिवीजन क्लास हम आपको चलाएं तो पूरी तरीके से भयंकर आपको जवाब देते हुए चलना है। चलिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो आपको जवाब देना है यहाँ पर बी नंबर चिनाव है, याद रखिए चिनाव बताना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपकी चिनाव है। कितनी लंबी है, ये है 1180 किलोमीटर है, कितनी 1180 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। जो चिनाव नदी है वो कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है, स्पीति जिला पड़ता है, उसी के पास से निकलती है, एक चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है, तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश की जगह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पटकाई बूम की पहाड़ियां स्थित हैं, पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित हैं, बिल्कुल बेसिक है, याद रखिएगा, ये पूरा आपका बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल आपका दिया गया है, ठीक है, बहुत कठिन आपके नहीं दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर हैं, पटकाई ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, नागालैंड में नहीं है भाई, ये पड़ती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था कि जो पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह बांध कहां कहा जाता है, मतलब कह रहा है आपसे कि महाराजा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है, कौन से बांध को कहा जाता है, यहां पर 18 नंबर का जवाब दीजिए कि आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह जो बांध कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके थीन बांध को कहा जाता है, थीन बांध को, ठीक है, थीन बांध को कहा जाता है। क्लियर है। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है, किसके, तो आपके जम्मू कश्मीर और यहां पर पंजाब की सीमा पर यह स्थित है, पंजाब की सीमा पर यह स्थित है, याद रखिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, केरल की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, केरल की गंगा किसे कहते हैं। वही केरल की गंगा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी नंबर, ये पेरियार आपका है, पेरियार नदी है, इसे केरल की गंगा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि पेरियार झील मिले, पेरियार गंगा मिले, पेरियार वन मिले, पेरियार जीव मिले, पेरियार नाम का अगर आदमी भी मिले तो बता दीजिएगा कि पेरियार शब्द ही मिलता है आपके कहां पर, केरल में ही मिलता है, कुछ भी हो तो पेरियार आपके केरल में ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख दिया है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, अर्थात जो अलकनंदा आपकी आती है और यहां से आपकी हो गई क्या भागीरथी नदी हो गई, तो इनका जो संगम बनता है ये संगम है क्या, तो यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर देवप्रयाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, देवप्रयाग। तो यहां पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में हम गंगा नदी को बोलते हैं क्या, भागीरथी बोलते हैं, क्या भागीरथी बोलते हैं, यहां पर ये देवप्रयाग है, ठीक है। स्टार्टिंग में गंगा नदी को हम भागीरथी कहते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये देवप्रयाग से निकलती है तब इसे हम लोग गंगा कहते हैं, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं। जब ये हरिद्वार में आती है अर्थात मैदानी भागों में आती है, कहां पर, हरिद्वार में, ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है, क्लियर हो गया है। और देखिए कुछ आपकी नदियां हैं जो आपकी संगम पर बनी होती हैं, जिनका पीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपकी बन रहे थे, मतलब जो प्रैक्टिस सेट थे ये आपके सिलेबस में दिया गया है। एक होता है विष्णु प्रयाग, क्या होता है आपका, विष्णु प्रयाग होता है। विष्णु प्रयाग जो होता है वो कैसे बनता है, तो धौली गंगा और आपके अलकनंदा, देखो अलकनंदा जो आपका है, अलकनंदा है,
अलकनंदा जो आपका है ये कॉमन आपका है, अलकनंदा जो कॉमन है, प्लस हो जाएगा आपका धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। वहीं पर नंद प्रयाग है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा, रुद्र प्रयाग होता है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, देव प्रयाग होता है भागीरथी और अलकनंदा। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताइएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर पूछा है गंगा नदी को बांग्लादेश में, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके इस गंगा नदी को ले चलते हैं कहाँ पर, पहले यूपी में थी तो यूपी से आगे निकलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार, कह सकते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसकी एक शाखा अलग हो जाती है, ठीक है, जो आप हुगली के नाम से जानते हैं इसी की शाखा है। और आगे चल के क्या होती है कि ये आपकी जाती है कहाँ पर, आपके बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में। तब इसे नाम से जानते हैं पद्मा नाम से। क्या जानते हैं भाई, पद्मा के नाम से जाना था, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि आपका ये हो गया। और यहीं पर एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं आपके कह सकते हैं बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है आपके ब्रह्मपुत्र नदी को, पद्मा के नाम से जानते हैं बंगाल में आपके गंगा नदी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है आपकी माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी नदियां जो आपकी आती हैं कहां पर आती हैं, ये आपकी कहां आती हैं, पश्चिम की ओर आती हैं। लेकिन ये जो माही नदी है, माही नदी ये आपकी कह सकते हैं कि अपना जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। ये माही नदी का उद्गम हुआ है कहां पर, छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक महेंद्रगिरी पर्वत आपका है, वहीं से आपका हुआ, एक स्थित है आपका, एक कुंड से हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्लियर हो गया है। ये जो छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा की अंचल की सबसे बड़ी नदी है, ये जो आपकी महानदी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। अब आप बताइए कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो आपकी कौन सी नदी है। यहां पर देखिए आपका जो आप 23 क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नर्मदा नदी है। क्या है, नर्मदा नदी है, जो कि देखा जाए कि ये नदी मध्य प्रदेश की, यहां पर मध्य प्रदेश आपका है, मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी है अमरकंटक है, कौन सा है, ये अमरकंटक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से आपकी निकलती, याद रखिएगा ये नदी मध्य प्रदेश, देखो एमपी में तो आपकी जाती ही जाती है, साथ में आपके महाराष्ट्र में भी जाती है, कहां पर, महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है, गुजरात में। तो अर्थात ये 3 राज्यों की सीमा से होकर बहती है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी यही है। यह क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन पूछेगा कि अरब के सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आपको बताना है कि यहां पर जो आपकी नर्मदा नदी है वही आपकी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन सी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली इनमें से जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी है, चंबल, माही, स्वर्णरेखा या यमुना, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई जवाब आ रहा है यहां पर माही नदी, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए बी हो जाएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो आपकी है कौन सी, माही नदी है, माही नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपका होता है क्या, एक क्वेश्चन होता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, ये बताइए भूमध्य, यहां पर हो जाएगा भूमध्य रेखा को काटने वाली जो आपकी नदी है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा को, ये है कांगो नदी। कौन सी है आपकी, कांगो नदी है, जो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। एक नदी आती है मकर रेखा, ठीक है, वो तो ये है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा, वो होती है लिम्पोपो नदी। क्या होती है, लिम्पोपो नदी। नोट कर लीजिएगा कि मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपको हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपे बोल दीजिए, लिम्पोपे नदी है, ये आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सीमांत लंबाई पूछा गया है, भारत की सीमांत जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, ये यहां पर आंसर लॉक करिएगा। तो सीमांत मतलब बोलते हैं क्या, सीमांत मतलब बोलते हैं स्थली, क्या बोलते हैं, स्थली बोल देते हैं, स्थली को बोलते हैं, याद रखिए स्थली को ही बोलते हैं कि भारत की स्थली सीमा कितनी है, या बोलेगा भारत की सीमांत सीमा कितनी है। तो अभी आपने बताया था कि 15,200, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर इसे भारत की स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। जो आपका भारत यहाँ पर कुल मिला के जो स्थल वाला एरिया है, ये स्थल वाला एरिया जो आपका लगभग मिलता है ये आपका इसी में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट आपको ये दिया गया, ये क्या है, ये क्या है, तो ये है भारत की कुल सीमा है, ये भारत की कुल सीमा है, इधर भी आपकी थी, यहां पर भी थी, ये कुल सीमा में आपकी आती है, कुल तटीय सीमा आपकी आती है 15,200 आती है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, यहां पर जवाब देना है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन क्या बन सकता है भाई,
यहाँ पर 26 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर आपकी चिनाव नदी को। अभी हमने बताया था चिनाव नदी के बारे में। ये चिनाव नदी जो आता है हिमाचल प्रदेश, तो आपकी याद रखिए हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है। तो बारालाचा दर्रा से क्या करती है? निकलती है। तो चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं एक नदी ऐसे आती है, एक इधर आती है चंद्र और भागा दोनों मिलकर फिर एक प्रकार से दिया जाता है, चंद्रभागा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर में। तो भाई ये आपकी है मेघालय में है, नोट करिएगा मेघालय में है। कहीं ना कहीं देखा जाए गारो खासी जयंती पहाड़ियों की वजह से ही, इन्हीं पहाड़ियों की वजह से ही क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मासिन राम कहां पड़ता है भाई? तो आपका मासिन राम पड़ता है मेघालय में ही पड़ता है। याद रखिए ये भारत में नहीं विश्व में एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके मेघालय में, इसी कारण से, क्योंकि गारो खासी जयंतियां तीनों ओर से घेरी रहती हैं। चलिए यहां पर इतना पॉइंट आपका हो गया है। अच्छा, ये पहाड़ियों का नाम किसके आधार पर रखा गया है? गारो खासी जयंतियां है, क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जो गारो खासियां जो जयंतियां हैं ये पहाड़ियां किस नाम से रखी गई हैं, तो इसका नाम क्या है? तो यहां पर जनजाति निवास करती है, गारो खासी जनजातियां, मतलब कह सकते हैं गारो में गारो, खासी में खासी, जंतियों में जंतियां, अर्थात ये जनजाति यहां पर क्या करती हैं? निवास करती हैं। इन्हीं के नाम के कारण से ही इनको गारो खासी जंती नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य में लोकटक झील आपकी स्थित है? अरे अच्छा, कौन कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है ये पूछा गया है। वैसे आपको यहाँ पर द्विरुक्ति वर्ण आपका प्रयोग किया गया है, द्विरुक्ति नहीं आपका होगा। ये बताइए कि कह रहा है भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील आपकी है, लोकटक झील है। तो आपने पढ़ा होगा आपके कहां पर है? मणिपुर में है। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर आपके मणिपुर में है। अच्छा ये बताइए जो झील है ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है? बताइए यहाँ पर जो मणिपुर में जो लोकटक झील है ये कैसी झील है? तो याद रखिए ये है आपके मीठे पानी की झील। क्या है आपके? मीठे पानी की झील। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो भी आपको जवाब देना है यहाँ पर क्या? लोकटक झील आपको यहाँ पर बताना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस झील में एक द्वीप है, अर्थात इस झील में स्थित द्वीपों को बोलते हैं फ्यूमिड कहा जाता है। अर्थात ये जो आपका झील है इस झील में जगह पड़ती है जिसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ, जो कि एक द्वीप में आपका स्थित होगा। इस द्वीप को बोलते हैं प्यूमिड। क्या बोलते हैं इसे? प्यूमिड इसे बोला जाता है। इस द्वीप को बोलते हैं प्यूमिड द्वीप कहा जाता है, ठीक है। और इसी द्वीप में अर्थात यही जो आपका झील है इसी झील में है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क, जो कि है केबुल लामजाओ है, जिसे विश्व में तैरता हुआ पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपका हुआ, इसके बारे में जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? बताइएगा कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी हो जाएगी? 29 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब यहां पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देना है 29 नंबर में। चलिए 29 की अगर हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर आंसर क्या बनेगा? चलिए देखिए इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। ये है आपकी नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केला हो गया है। अच्छा, कुमायूं हिमालय की जो आपकी लंबाई है वो है कितनी? कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो आपकी 320 किलोमीटर है। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है तो आपकी कितनी? 320 किलोमीटर। अब ये हमने क्यों बताया? क्यों? क्योंकि हिमालय में जो 4 डिवाइड की जाती है, पीर पंजाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, और ये हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र वाला एरिया। मतलब ये जो आपका सबसे छोटा हिमालय यही है, कुमायूं हिमालय का ही सबसे छोटा हिमालय अगर पूछे कि कौन सा है तो आपका कुमायूं हिमालय ही होता है जो सबसे छोटा आपका हिमालय है। और इसी कुमायूं हिमालय में ही आपकी नंदा देवी स्थित, इसी कुमायूं हिमालय में क्या है? आपकी नंदा देवी क्या है? स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया है हिमालय का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आंसर क्या बनेगा भाई? चलिए तो आपका जवाब यहाँ पर 30 नंबर का जवाब आ रहा है बी नंबर, पंजाब हिमालय कह रहे हैं भाई, पंजाब हिमालय। देखिए यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेपाल हिमालय। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत आपका यहाँ तक आपका है जो कि यहाँ पर पूरब है, यहाँ पर एक दर्रा भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिमालय को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 भागों में। तो एक तो आपकी एक नदी जाती है सिंधु नदी, है ना, यहाँ पर आपकी जाती है सतलज नदी, यहाँ पर जाती है आपकी कौन सी, वो जो काली नदी वाली थी, एक यहाँ पर जाती है एक नदी और एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा पंजाब, ये जो आपका हो गया
इसे बोलते हैं पीर पंजाब श्रेणी होती है तो पंजाब हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला छोटा भाग होता है कुमाऊं हिमालय, यहाँ पर होता है इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, नेपाल हिमालय, और ये हो जाता है आपका कौन सा, असम हिमालय। तो ये जो नेपाल हिमालय है वो आपका सबसे लंबा हिमालय है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेपाल हिमालय की अगर पूछे लंबाई है कितनी, तो ये है 800 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बताएंगे, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कि यहाँ पर मान लो एक हम चोटी बना देते हैं, ये नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है क्या, तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट जो आपकी है, माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, इतना पॉइंट सभी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है, यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है। चलिए तो टिहरी अगर हम बात करते हैं 31 नंबर में, तो ऑप्शन जवाब बनेगा आपका सी नंबर, आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है, आपकी उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहां पर है, तो आपकी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और ये कह सकते हैं कि जो टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, क्या, टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक आपका है, ये उत्तराखंड राज्य के दाहिनी जिले टिहरी जिले में आपका स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहां पर ये जो बांध बना है एक भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। जो टिहरी बांध है ना, ये बना हुआ है भागीरथी नदी और भील गंगा के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, बताइए भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा यहां पर आपका बना है 32 नंबर में। तो भाई 32 का ऑप्शन में से क्या होगा, तो देखो उत्तरी मैदान पूछा गया है, तो उत्तरी मैदान में देखा जाए भारत का दिया है उत्तरी मैदान, तो इसमें गंगा नदी हो गई, इनमें से आपकी सिंधु नदी हो गई और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि भारत जो आपका है उत्तर भारत बोलते हैं ना, तो उत्तर भारत जो आप बोला जाता है इस वाले को पूरी तरीके से कहते हैं। तो ये जो आपका बना है वो किससे बना है, तो गंगा हो गया और सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके सहयोग से आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसीलिए पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, राजस्थान का मैदान, इन नामों से आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपकी जो है वो आपकी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, देखिए यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा आंसर 33 नंबर में, काफी लोग जवाब दे भी दिए हैं। तो देखो 33 का ऑप्शन जो आपका बनेगा कौन हो सकता है। चलिए तो देखिए यहां पर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। चलिए एंडीज पर्वत। देखो यहां पर सबसे ऊंची पर्वत पूछा गया है, ऊंचा पूछा गया, सबसे ऊंचा क्या है, तो सबसे ऊंचा जो आपका है वो नेपाल, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका है कौन सा भाई, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा हिमालय पर्वत, जो ऑप्शन आपका सी नंबर है। ऊंचा पूछा गया है तो सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका है वो हिमालय पर्वत है। लेकिन अगर ये पूछ लेता सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, सबसे लंबी अगर पर्वत श्रृंखला पूछता, तो जो स्टूडेंट यहां पर जवाब दे रहे थे इंडीज पर्वत, तो इंडीज पर्वत जो आपकी वो लंबी है, क्या है, लंबी है। मतलब जैसे मान लो कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो ये जो है इंडीज पर्वतमाला है वो पूरी पूरी बसी है, ऐसे आपकी बसी हुई है, तो ये सबसे लंबी आ जाती है जो इंडीज पर्वत होती है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है ये सबसे ऊंची आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। शेषनाग झीलें और वेरीनाग झीलें ये कौन से पर्वत श्रेणी पर है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई इसका जवाब जो बनेगा वो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, जास्कर श्रेणी में है। कहां पर है, जास्कर श्रेणी में, याद रखिए। शेषनाग झील, वेरीनाग झीलें जम्मू कश्मीर में, ये कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में आपका है, जास्कर श्रेणी में ये आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, यहां पर जवाब देना है। तो देखिए 35 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर जवाब बनेगा जो अन्नपूर्णा है, क्या है आपकी अन्नपूर्णा है, याद रखिएगा अन्नपूर्णा, ये आपके उत्तराखंड में आपकी नहीं स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। देखो उत्तराखंड में बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, गंगा, जो नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री, ये आपके सभी कुछ आपके यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर जवाब देना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं और डेली प्रयास करेंगे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करें। आज कुछ आपके क्वेश्चन जो थे, अब आपने स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में उनको बता दिया है, अब क्वेश्चन मिलेंगे तो उनमें इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं भाई। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम प्लेलिस्ट बना देंगे तो आप पूरी तरीके से आप देखते रहिएगा, परेशान मत होइए। हिंदी और कह सकते हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में जो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाने हैं तो वही आपको मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।